गाइस कोई भी अगर डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे सभी चैनल हैंडल्स नेम हैं। सो गाइस प्लीज़ जाइए इंस्टा पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। सो गाइस अगेन ये कंटिन्यूशन है एफएसए एक्ट का। सो आज हम चैप्टर 8 कवर करेंगे, एनालिसिस ऑफ फूड। सो बेसिकली एनालिसिस ऑफ फूड जो ये चैप्टर है, इसमें हम कवर करेंगे कि जब भी फूड सेफ्टी ऑफिसर कोई भी सैंपल कलेक्ट करेगा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से या फिर कोई रेस्टोरेंट से, सो वो सैंपल जब टेस्टिंग के लिए जाएगा वो एक पर्टिकुलर लेबोरेटरी में जाएगा। वो लेबोरेटरी के बारे में हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। So section 43 is recognition and accreditation of laboratories, research institutes and referral food laboratories। मीन्स यहाँ पे जो भी लेबोरेटरीज फूड टेस्टिंग के लिए जहाँ पे सैंपल भेजा जाना है उनको रिकॉग्निशन लेनी पड़ेगी एफएसएसएआई की। मीन्स दे मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एफएसएसएआई। सिर्फ एफएसएसएआई रिकॉग्नाइज्ड लैब में ही सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ डैट उनको एक थर्ड पार्टी एक्रेडिशन भी लेनी पड़ेगी, डेट इज़ एनएबीएल। एनएबीएल एक एक्रेडिशन बॉडी है। सो डैट लैब मस्ट हैव इट शुड फुलफिल टू क्राइटेरियाज, डेट इज इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एफएसएसएआई एंड इट शुड बी एक्रेडिटेड बाय एनएबीएल। सो यहाँ पे कोई भी लेबोरेटरीज या फिर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट की लेबोरेटरीज में यहाँ पे एनरोल कर सकती हैं एफएसएसएआई के साथ और एनएबीएल की एक्रेडिशन ले सकती हैं। और रेफरल फूड लेबोरेटरीज, सो रेफरल फूड लेबोरेटरीज का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बिकॉज जो रेफरल फूड लेबोरेटरीज रहेंगी वो गवर्नमेंट लेबोरेटरीज रहेंगी, या तो गवर्नमेंट लेबोरेटरीज रहेंगी या फिर वो एफएसएसएआई के द्वारा एस्टेब्लिश या रिकॉग्नाइज की जाएंगी। सो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, द फूड अथॉरिटी में नोटिफाई फूड लेबोरेटरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट accredited by NABL। सो NABL इज नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। यहाँ पे आप NABL की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। और any other agency for the purpose of carrying out analysis of the sample of the food by food analyst under this act। सो यहाँ पे एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही बताया कि दो यहाँ पे ये क्राइटेरिया फॉलो करने होंगे अगर किसी भी लेबोरेटरी को एफएसएसएआई के साथ एम्पैनल करना है फूड टेस्टिंग में। तो उनको दो क्राइटेरिया है, एनएबीएल की एक्रेडिशन चाहिए एंड दे मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय और नोटिफाइड बाय एफएसएसएआई। सो अगर कोई भी लेबोरेटरी ये दो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे सो दे कैन एनरोल विद द एफएसएसएआई एंड उनको वो सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे जा सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। Second point, the food authority shall establish or recognize by notification one or more referral laboratories or laboratories to carry out function entrusted to the referral laboratory by this act, rules and regulations made thereunder। So as I told you कि जो referral laboratory रहेगी वो हमेशा एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रहेगी। वो कोई गवर्नमेंट लैब हो सकती है या फिर कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो सकती है। सो ये डिफरेंस रहेगा एक प्राइवेट लेबोरेटरी में और रेफरल लेबोरेटरी में। सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सो अभी जो प्रेजेंट दो लेबोरेटरीज हैं जो डायरेक्टली अंडर एफएसएसएआई के कंट्रोल में है वो है एनएफएल गाजियाबाद, दैट इज नेशनल फूड लेबोरेटरीज, एंड सीएफएल सेंट्रल फूड लेबोरेटरी कोलकाता। सो ये आई गेस क्वेश्चन पूछा भी गया था काफ़ी एग्जाम्स में, एडिशनल डायरेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था भी एफएसएसएआई के अंडर दो कौन सी ऐसी लेबोरेटरीज हैं जो डायरेक्ट एफएसएसएआई कंट्रोल करता है। सो दो लेबोरेटरीज एनएफएल गाजियाबाद है और सीएफएल कोलकाता है। एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा एफएसएसएआई ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन लॉन्च किया था जिसमें कि FSI wants to establish more central food laboratories in Mumbai and Kerala and some other places। So ये ध्यान में रखिएगा। जो सेक्शन 1 में हमने यहाँ पे देखा था ये प्राइवेट लेबोरेटरीज रहेंगी और जो रेफरल फूड लेबोरेटरी रहेगी वो हमेशा एक गवर्नमेंट लेबोरेटरी रहेगी। आई होप इट्स क्लियर। Okay, so third point, the food authority may frame regulations specifying the functions of the food laboratory, referral food laboratory and the local area in which such functions may carried out। So यहाँ पे food authority कभी भी आप अगर आपको पता है कि food authority के पास इसी एक्ट में हम बात करेंगे सेक्शन 91 में, सेक्शन 91 में इनके पास पावर है कि ये किसी भी इसके लिए रेगुलेशन बना सकते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे फूड अथॉरिटी को फंक्शंस
जितने भी इसके फंक्शंस रहेंगे प्राइवेट लेबोरेटरी के या फिर रेफरल लेबोरेटरी के, उनके फंक्शंस, उनके पास क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, उनका स्कोप ऑफ एक्रेडिटेशन क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में FSSAI डिसाइड कर सकता है। फर्दर FSSAI रेगुलेशन पास करके ये भी डिसाइड कर सकता है कि जितने भी सैंपल टेस्ट किए जाएंगे उनके लिए फ़ी कितनी चार्ज कर सकती है लेबोरेटरी। सो उसके बारे में यहाँ पे रेगुलेशंस हम डिटेल में बात करेंगे, रेगुलेशंस का जब चैप्टर हम फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये फूड अथॉरिटी की ड्यूटी है कि कौन से एरिया में कौन सी लेबोरेटरी क्या क्या फंक्शन, कौन कौन से टाइप के सैंपल टेस्ट कर सकती है, कौन से टेस्ट कैरी आउट कर सकती है, कौन से इक्विपमेंट यूज़ कर सकती है, ये सारा डिसाइड करना FSSAI की ड्यूटी है। So B part, the procedure for submission to the said laboratory of the sample of article of food for analysis or test, the forms of the laboratory reports thereon and the fee payable in respect of such reports. As I told you कि जितना भी प्रोसीजर कैसे मीन्स किस कौन कौन से सैंपल वो टेस्ट करेंगे, कौन से प्रोसीजर से वो टेस्ट करेंगे, एंड फर्दर जितने भी फॉर्म्स रहेंगे, वो जो एनालिसिस के बाद रिपोर्ट आएगी उस फॉर्म में, वो एक पर्टिकुलर फॉर्म रहेगा। सो उस फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ेंगी फूड एनालिस्ट को टेस्टिंग के बाद। सो फॉर्म 6 रहता है बेसिकली। सो फॉर्म 6 फूड एनालिस्ट अपना जितनी भी डिटेल्स रहेगी एनालिसिस के बाद, सभी एनालिसिस रिपोर्ट फॉर्म 6 में बना के वो सेंड करेगा। और फ़ी, एज आई टोल्ड यू प्रीवियस स्लाइड में, कि फ़ी भी FSSAI डिसाइड करेगा कि एक पर्टिकुलर लेबोरेटरी कितनी फ़ी चार्ज कर सकती है टेस्टिंग के लिए, राइट। सो पॉइंट सी, सच अदर मैटर्स एज मे बी नेसेसरी और एक्सपीडियंट टू एनेबल द सेड लेबोरेटरी टू कैरी आउट फंक्शंस इफेक्टिवली। एंड फर्दर कोई भी फूड अथॉरिटी फर्दर उसका फंक्शन डिसाइड कर सकती है। सो ये सभी फूड अथॉरिटी के, आप ये ध्यान में रखिए कि ये जो लेबोरेटरीज हैं इनको बेसिकली फूड अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है, राइट। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए, राइट। ओके, सो अब हम नेक्स्ट सेक्शन कवर करेंगे, रिकॉग्निशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी फॉर फूड सेफ्टी ऑडिट। सो सेक्शन 43 में तो हमने बात की फूड एनालिसिस की, जो जितनी भी लेबोरेटरीज रहेंगी। अब है फूड ऑडिट। सो फूड सेफ्टी ऑडिट आप ध्यान में रखिए, हमेशा एक थर्ड पार्टी ही करने वाली है, बिकॉज़ यहाँ पे अगर आपको पता है कि इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, यहाँ पे बहुत ही बड़े और छोटे रेस्टोरेंट्स बहुत ही ज़्यादा नंबर में हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर FSSAI और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स या फिर स्टेट फूड अथॉरिटीज़ के लिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैरी आउट एनालिसिस। मीन्स वो पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास, रेस्टोरेंट के पास, स्ट्रीट फूड वेंडर के पास जाएँ, उनकी एनालिसिस करें, सैंपल पिक करें, राइट। सो इंस्पेक्शन करना बहुत यहाँ पे मुश्किल है। सो इसीलिए यहाँ पे FSSAI एक नए मॉडल के साथ आया है कि फूड सेफ्टी ऑडिट करवाया जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जिनको कि फूड सेफ्टी ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, जैसे कि हाई रिस्क फूड्स हैं, फॉर एग्जांपल मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स। सो ऐसे कुछ यूनिट्स हैं जिनकी ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, राइट। सो अब हम बात करेंगे कि ये जो एजेंसी है, इनको फूड सेफ्टी ऑडिट करने के लिए इनकी रिकॉग्निशन भी FSSAI ही करेगा। So, the food authority may recognize any organization or an agency for the purpose of the food safety audit and checking compliance with the food safety management system required under this act, rules and regulations made thereunder. So, यहाँ पे इस एक्ट में सिर्फ ये एक पैराग्राफ में इसको बताया गया है कि फूड अथॉरिटी की ये ड्यूटी है भी किसी भी प्राइवेट अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करना कि वो फूड सेफ्टी ऑडिट कैरी आउट करे। ऑडिट में बेसिकली यही चेक किया जाता है कि क्या वो जो इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे आर्टिकल ऑफ फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है, क्या वो कंप्लायंट है, मींस का क्या वो हाइजीनिक क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, क्या वो GMP फॉलो कर रहे हैं, क्या वो GHP फॉलो कर रहे हैं या फिर वो हैकेप फॉलो कर रहे हैं। सो बेसिकली इन्हीं सब पैरामीटर्स को चेक करके एक रेस्टोरेंट्स को स्कोरिंग की जाती है। अगर वो स्कोर पर्टिकुलरली लो रहेगा एक प्रिस्क्राइब्ड स्कोर के लिए, सो उनको नोटिस दिया जाएगा कि योर एस्टेब्लिशमेंट और योर प्रोडक्ट इज़ नॉट कंप्लायंट विद दिस एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो उनको फर्दर इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा FSSAI के द्वारा। अगर वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इशू है, सो उनके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, राइट। सो ये ऑडिट एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक बहुत ही अच्छी जो कि एक यहाँ पे सुविधा FSSAI लेके आया है, बोथ
FBOs के लिए एज वेल एज जितने भी FSA के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, बिकॉज एक तो सबसे पहले अगर आप देखिए प्राइवेट बॉडीज़ ऑडिट करेंगी तो जो रेगुलेटरी इंस्पेक्शन फूड सेफ्टी ऑफिसर करने वाले हैं वो एक तो बर्डन कम रहेगा, राइट। एंड फर्दर फूड बिजनेस ऑपरेटर्स भी बिकॉज दे नो डैट ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, सो दे वुड डेफिनेटली अडेयर, दे वुड ट्राई टू अडेयर टू दोज कंप्लायंस, जितने भी इस एक्ट में कंप्लायंस हैं उनको अडेयर करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। एंड ऑल्सो इससे रेगुलेटरी बर्डन एज ए टोल्ड यू कम होने वाला है। एंड ऑल्सो इससे जितने भी हमारा जो गवर्नमेंट की रिसोर्सेज हैं हम उनको कहीं और लगा सकते हैं, राइट। सो ये यहाँ पे हम इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फूड सेफ्टी ऑडिट रेगुलेशन 2018। ये रेगुलेशन, इसमें डिटेल में बताया गया है कि रेगुलेशन का क्या प्रोसेस रहता है, इस ऑडिट का क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन सी एजेंसीज के साथ जो एम्पैनल कर सकती हैं, ऑडिट का पूरा प्रोसेस कैसा रहेगा, रिपोर्ट्स कैसी रहेंगी, ये सब हम डिटेल में बात करेंगे जब हम रेगुलेशंस कवर करेंगे।